एवरीवन, आज हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का ये सेकंड लेक्चर है। थोड़ा सा कंटिन्यूटी में हल्का सा ब्रेक हो गया था। मैं मतलब एक दिन छोड़ के अपलोड करने वाला था वीडियो, पर थोड़ा सा कुछ इशू हो गया, इस चक्कर में थोड़ा सा एक दिन डिले हो गया। ठीक है, तो हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तक ख़त्म किया था। ओके, आज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो पहला चीज़ आता है इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कह रहा है कि टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल। क्या? टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल। सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स अगर कोई होंगे तो वो इक्वल होंगे इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं तो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मतलब जस्टिफाई करते हैं। अगर नीचे से पढ़ें डेफिनेशन या ऊपर से पढ़ें, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल हैं दोनों। जैसे मान लो ए का मैट्रिक्स ये रखा हुआ है, बी का ये रखा हुआ है, तो ए क्या है? A11 A12 A21 A22, और बी का क्या है? B11 B12 B21 और B22, ऐसा कुछ दे रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये अगर ये दोनों बराबर है मैट्रिक्स, तो मतलब क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इस एलिमेंट के, और ये वाला होगा इसके बराबर होगा। व्हेन, जब क्या होगा, ये जैसे 2x2 का दे रखा है और ये भी 2x2 का दे रखा है, दोनों सेम ऑर्डर के होंगे तब। ठीक है, इक्वल है मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर है, इट मीन्स ये एलिमेंट इक्वल टू ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट इक्वल टू ये एलिमेंट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है क्वेश्चन का, ये देखो जरा, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, क्या है? 2x + 4 3y - x, ये z है, z + 2x + z। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स दे रखा हुआ है ये, और एक मैट्रिक्स इसके मतलब इक्वल में बाजू में दे रखा हुआ है 0 5 3 -1। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो पहले क्या हो रहा है, ये 2x2 का दिख रहा है अपने को, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, मतलब कितना? 4 एलिमेंट है। इसमें भी कितना? 1 2 3 4 एलिमेंट है। ये भी 2x2 का है। 2x2 मीन्स कि 2 रो हैं, एक रो ये, एक रो ये, और 2 कॉलम है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। डन। सेम यहाँ भी है। इट मीन्स क्या होगा कि ये इसके इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो ये जो होगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो देख लो चाहे तो, क्या लिखा हुआ पहले, जैसे 2x + 4 इक्वल टू हो जाएगा क्या यहाँ पे? 0। ठीक है, नीचे वाला क्या था? z + 2 इक्वल टू क्या है? 3। ऊपर क्या है? 3y - x इक्वल टू क्या है? ये 5। और ये क्या है? x + z, ये इक्वल टू किसके दे रखा है? -1। तो ये चार जो इक्वेशन बन गए, इन चार इक्वेशन को सॉल्व करके हम x y z की वैल्यू निकाल लेंगे और क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। तो इसको क्वेश्चन अपने आप कर लेना और जो भी ऑप्शन होगा टिक कर लेना। ठीक है, चाहे तो कमेंट में बता देने का ऑप्शन कि आंसर क्या आ रहा है इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं एडिशन पे। क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर जो भी लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सिंपल सा कह रहा है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो, दैट्स इट। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा स्टेटमेंट और है, क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 गिवन मैट्रिसेस। देखो पहला तो क्या कह रहा है? कंडीशन कह रहा है कि दोनों क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर के हम ऐड कर सकते हैं, उसका ऐड कैसे करेंगे वो देखा, तरीका बता रखा हुआ है। ठीक है, कि द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 गिवन मैट्रिक्स। मतलब जैसे अभी मान लो छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे यही देख लो, जैसे मान लो इसको, अगर इसको ऐड करना होता हमको कल को, तो हम ये प्लस ये कर देते, ये प्लस ये कर देते, ये प्लस ये कर देते, और ये प्लस ये कर देते। सिंपल सा फंडा कह रहा है। ठीक है, दोनों बराबर ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ये दिख रहा है, दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो उसका आएगा, फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगा दोनों को ऐड करके, वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके बनेगा।
ठीक है, अभी छोटा सा एग्जांपल इसके लिए और क्लियर बता दूंगा। पहले देख लो, छोटा सा ये चीज़ मैंने थोड़ा डिनोट करके बता दिया है कि ए को हम ए आई जे लिखते हैं, बी को हम बी आई जे लिखते हैं, और सी जो होगा, सी क्या रिजल्टेंट मीन्स कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन हमने सी मान लिया है। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी हमने क्या रखा है, सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर देंगे, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एडिशन बहुत ईजी है। मतलब फर्स्टली हमको देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, अगर ऑर्डर सेम है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग मीन्स जैसे अगर पहले वाला मैट्रिक्स का A11 मतलब पहला रो का पहला एलिमेंट को हम अगले वाले मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट से ही ऐड करेंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एडिशन का एक छोटा सा एग्जांपल हमने आप लिखा हुआ है इफ़ ए इक्वल टू समथिंग दे रखा है, बी इक्वल टू समथिंग दे रखा है, ठीक है, देन ए प्लस बी। सिंपल सा फंडा, अगर मैं यहीं करके बता दूँ तो ए प्लस बी मैंने क्या बोला, पहले तो ऑर्डर चेक किया, ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम भी हैं, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये दोनों ईजिली ऐड हो सकते हैं। डन। तो हम ऐड कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, मतलब जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जो फाइनल मैट्रिक्स ए प्लस बी का निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 + 4 कितना हो गया, 6 -1 + 7 कितना हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 6 - 2 4 हो गया। तो ये हमारा जो रिजल्ट आया ये हमारा ए प्लस बी आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है एडिशन की, बहुत इजी सी हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा ये सब चीज़ों के बारे में। जैसे कह रहा है क्या, a + b = b+, अगर कोई मैट्रिक्स को हमने a + b करके ऐड किया है और अगर हमने इसको b + a करके ऐड किया है तो दोनों का जो रिजल्ट होगा इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ भी कहीं कहीं कहते हैं इसको। ठीक है, सेकंड वन कह रहा है कि a+ और ब्रैकेट में b + c, इट मीन्स कि अगर हमने इसको ऐड कर लिया है b + c को और उसके बाद a में ऐड किया, वो उसी के बराबर होगा किसके, a + b ऐड करके c को ऐड किया अगर, तो मतलब चाहे तो इन दोनों को ऐड कर दो पहले फिर इसको करो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इससे करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये हमारा कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एक थर्ड जो है थोड़ा सा पहली बार सुना, थोड़ा सा अच्छा लॉ है, क्या है, कैंसिलेशन लॉ। ये क्या बोलता है कि अगर a + b = a + c है तो यहाँ से a और यहाँ से a, कौन सा है, ये वाला a और ये वाला ये कैंसिल करके b = c हम लिख सकते हैं। ये हमारा कैंसिलेशन लॉ होता है। ये एडिशन में मैंने बताया, हो सकता है आगे के कहीं शायद काम ना आए, बट एडिशन में काम आता है। तो ये इस पर विशेष गौर करना अपने को, ये चीज़ अपने को देखे रहने का है। ठीक है, ये एडिशन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन में। देखो सब्ट्रैक्ट करने का क्या होता है, ये भी बहुत ईजी है, सब कुछ वैसा ही है जैसे एडिशन में था। बस सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि बस अपोजिट साइन से बीच में लगा देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। मतलब जैसे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ ओनली देयर सेम ऑर्डर। सेम वही चीज़ जो एडिशन में कह रहा था कि पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 गिवन मैट्रिसेस। सेम वही चीज़ कह रहा है कि पहले तो पॉसिबल होना चाहिए दोनों चीज़ें, कि से दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब दोनों को ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो हमारा आंसर रहेगा वही मतलब फाइनल मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा सीन है नहीं, इसलिए बहुत इजी है। इसका मैंने कोई एग्जांपल इसलिए नहीं बताया क्योंकि काफ़ी इजी है। और जब एकदम से शीट इसको मिलेगी, आज इसको मैं शीट अपलोड कर दूंगा, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, तो हो जाएगा। ठीक है, डन, आगे बढ़ें। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होता है, बड़ा इजी हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स तो कुछ अच्छा होता है, इसलिए मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर, द स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इन एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखो ये थोड़ा सा चीज़ गौर करने वाला, क्योंकि कल को हम जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, क्या डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। मैट्रिक्स में चीज़ कुछ अलग होता है, डिटर्मिनेंट कुछ अलग होता है ये चीज़। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से कंफ्यूज भी नहीं होने का और समझने का। क्या कह रहा है, द स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इन एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी सब जानते हैं क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि कुछ भी, कोई भी नंबर, जैसे 2, 3, मतलब समथिंग कोई भी नंबर। ठीक है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स में,
तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या a इक्वल टू दे रखा अपने को 2 -5 1 0 6 -1। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने को आइडिया होना चाहिए कि ये ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या है, 1 2 रो है, क्या है 2 रो है, कॉलम कितने 3 कॉलम है। इससे कोई फ़र्क मतलब इसमें यूज़ नहीं है, बट अपने को थोड़ा सा इसको पता होना चाहिए चीज़ें। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन डायरेक्टली रो और कॉलम्स पे डिपेंड कर देता है, तो ये हल्का नॉलेज अपने को क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कितना रो क्या कॉलम कैसे क्या है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, भले उसका कोई यूज़ हो ना हो। डन। फिर मैंने बोला क्या, स्केलर क्वांटिटी मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इस मैट्रिक्स में जो था उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सारे जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंटों के साथ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 के साथ क्या होगा, 2 किया तो 4 हो गया, -5 के साथ 2 किया तो -10 हो गया, 1 के साथ 2 हो गया, 0 के साथ तो 0 रहा, 6 के साथ 12 हो गया, -1 के साथ -2 हो गया। तो ये स्केलर क्वांटिटी हमने मल्टीप्लाई किया किसी भी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब होता है। डन। आगे बढ़ें, आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है ना। अब अभी तो मैंने क्या किया था, स्केलर साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। अब 2 अगर मैट्रिक्स हैं तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है उसको सीखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बट अगर इसको ठीक से समझ लिया एक बार तो अच्छा हो जाएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसको समझने के बाद एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको मतलब इसमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी हाथ सेट होगा। अब मैं जो शीट दूंगा उसमें मल्टीप्लिकेशन के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दूंगा, ताकि मल्टीप्लाई थोड़ा सा बोरिंग है मल्टीप्लाई भी करना, बट एक बार सीख जाओगे तो बड़ा इजी हो जाएगा ये, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। लास्ट टाइम तक बच्चों को पता नहीं चल पाता कि मल्टीप्लाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो बड़ा ध्यान से देखने का इसको, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ डन रो बाई कॉलम। पहली तो ये लाइन बड़ा ध्यान से देखना क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ डन रो बाई कॉलम। क्या रो बाई कॉलम, ये थोड़ा सा देखना रो बाई कॉलम क्या कह रहा है, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखने का। इसको मतलब याद रखो, आगे भी बात करते हैं इसके बारे में। फिर क्या कह रहा है, फॉर 2 मैट्रिसेस ए m क्रॉस n क्या है, इसका ऑर्डर है, एंड b p क्रॉस q क्या है, इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। द मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ b। अब बड़े ध्यान से देखना है, तो बड़े सिंपल समझ लो, फिर आगे इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स अगर अपने पास a और b है, ठीक है, तो जो a होगा उसका जो कॉलम होगा, मतलब कॉलम जो कॉलम के नंबर्स होंगे वो क्या होगा, b के रोज़ के नंबर के इक्वल होना चाहिए, तभी ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मीन्स अगर a वाला मैट्रिसेस क्या है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और b वाला 3 क्रॉस 2 का है, तभी पॉसिबल होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसका पहले वाले मैट्रिसेस का कॉलम नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लिखा हुआ हूँ तो एग्जांपल से एक बार देख लो, फिर आगे बात करता हूँ। जैसे कि पहले ये देख लो, पहले क्या लिखा था, ठीक है। मैंने बोला कि a क्या है m क्रॉस n है, b क्या है p क्रॉस q है, तो मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे n इक्वल टू p। n क्या है, n क्या है a का, ये क्या है कॉलम, लास्ट में कॉलम होता है। अब p क्या है, b का रो। n इक्वल टू p है, अगर है तभी a इंटू b पॉसिबल है, ठीक। क्या है, तभी a इंटू b पॉसिबल है। और जो हमारा उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, a इंटू बी करने के बाद, वो मैट्रिक्स क्या होगा, m क्रॉस q। क्या, इसके रो और इसके कॉलम का जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का बनेगा, ठीक। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है। कह रहा हूँ ये देखो कितना रो है, 1 2 3 रो है, कितने रो है इसमें, 3 रो है। कॉलम कितने हो गए, 1 और 2, ये क्या हुआ 2 कॉलम हो गया, ठीक है। बी वाला कितने रो हैं, 1 और 2, इसमें 2 रो हो गए। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, इसमें क्या हो गया 3 कॉलम हो गए। देखो समझना क्या है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब मैंने क्या बोला, ये वाला डिजिट ये वाले डिजिट के बराबर होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ये इसके बराबर नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। बट यहाँ क्या हो रहा है, ये भी 3 क्रॉस 2 का है, ये क्या 2 क्रॉस 3 का है, तो ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर है, मीन्स इसका कॉलम का नंबर इसके रो के नंबर के बराबर है, तब जाके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, a इंटू बी पॉसिबल
है, ठीक। और सेकंड चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा था, कल को जो ए और बी मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा तो मल्टीप्लाई करके, वो क्या होगा, 3x3 के बराबर होगा। किसके, 3x3 के बराबर आना चाहिए वो, उसका जो ऑर्डर होगा। बहुत ध्यान समझने का बात को, पहले क्या चेक करना है कि इसका जो पीछे हो, इसका जो आगे, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है दोनों का। और जो रिजल्ट आएगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा, वो क्या होगा, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर के ऑर्डर के बराबर आएगा। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, ठीक। अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करें, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सीखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक। अब जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट बात किया था, रो बाई कॉलम, इसका काम आएगा। देखो क्या होता है, इससे पहले तो हमने पास पास लिख लिया दोनों को, ए और बी को पास पास लिया, थोड़ा सा इजी हो जाता है, कन्फ्यूजिंग नहीं रहता, आस पास लिखा रहता है, तो थोड़ा सा उसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने बोला रो बाई कॉलम, अब बड़े ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, रो बाई कॉलम, इट मीन्स रो क्या, रो बाई क्या, कॉलम बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, रो बाई कॉलम, ठीक है, इतना समझे, रो बाई कॉलम, यही ऊपर लिखा हुआ। क्या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, रो बाई कॉलम से, हमेशा बहुत इजी होता है, बहुत नॉर्मल होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं बोल रहा हूँ क्या, रो बाई कॉलम। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, क्या इससे, 1 को किया किससे, 4 से, और 2 को किया किससे, 7 से, ठीक है। 1 को किया 4 से, 2 को किया 7 से। एक बार रिवाइंड करके चाहे तो देख लेना, थोड़ा सा खिचपिच हो गया है। 1 को किया 4 से, 2 को किया 7 से, ठीक है। फिर दोनों क्या किया, ऐड कर दिया। कैसे, 1 इंटू 4 कितना हुआ, 4 हो गया, एंड 7 इंटू 2 क्या हुआ, 14 हो गया। 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18 हो गया। बात समझना, इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा पहला एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से हमारा बना है। किससे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से हमारा पहला एलिमेंट बना है। बड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को, बार बार मैं मतलब रिपीट कर रहा हूँ एक बार और। क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये क्या होता है, A11 होता है ना, ये क्या होता है, ये A11 होता है ना, ये चीज़ A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मिलकर ये बना हुआ है। कैसे किया हमने, ये मल्टीप्लाई किया इससे, प्लस ये मल्टीप्लाई किया 7 से, ठीक है। दोनों को ऐड किया, जब 1 इंटू 4 क्या 4 हो गया, 7 इंटू 2 क्या हुआ 14 हो गया, 14 प्लस 4 कितना 18 हो गया। समझ में आया। अगला फिर क्या, यही रो नेक्स्ट वाला कॉलम, क्यों, क्या है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A12, ये A12 वाला नंबर पिछला देख लेना, मैं कल लिखवाया था ये सब चीज़, सॉरी फर्स्ट वाले लेक्चर में। A12 ये पहला रो और सेकंड कॉलम, मतलब यही पहला रो और सेकंड कॉलम। 1 इंटू 5 कितना 5 हो गया, -8 इंटू 2 कितना -16 हो गया, -16 प्लस 5 कितना हो -11 हो गया, ठीक है। अब 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, आप अपने आप इसको प्रैक्टिस कर लेना क्या है क्या नहीं है, ठीक। और ज़रा सा भी कन्फ्यूजिंग होगा तो एक बार कमेंट में लिख देना, मैं फिर से मल्टीप्लिकेशन बता दूंगा। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, मैंने इसीलिए ज़्यादा स्टेप नहीं, सिर्फ 2 स्टेप बताए हैं, इसको बार बार रिवाइंड करके बार बार करके आप देख सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। चाहे तो एक और बता सकता हूँ, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या हुआ, ये हुआ A13, मतलब क्या करा, पहले रो से थर्ड कॉलम से, क्या पहले ही रो से थर्ड कॉलम से। कैसे, 1 इंटू 6 कितना हुआ 6, और 2 इंटू 2 कितना 4 हुआ, जब 6 और 4 ऐड कर दिया कितना हुआ 10 हो गया। ये इस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, बस एक एक स्टेप ध्यान रखना क्या करना है, बस ऐसा ही करीब 5 से 10 क्वेश्चन कर लोगे तो ईजिली प्रैक्टिस हो जाएगी, तब इतना कन्फ्यूजिंग नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी तो मैंने बहुत छोटा लिखा हुआ है, हो सकता है कि और बड़े बड़े 3x3 के मिल जाएँ, बड़े बड़े हमको मैट्रिसेस मिल जाएँ, तो वहाँ पर और कन्फ्यूजिंग होता है। यहाँ तो न्यूमेरिक वैल्यू, कहीं तो और मतलब कॉम्प्लेक्स ऐड हो जाएगा, कई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तब दिक्कत होता है वहाँ पे। तो ये बेसिक्स हमको क्लियर होना चाहिए। अगर ये बेसिक क्लियर है तो हम कितना भी मल्टीप्लिकेशन हो, कैसा भी कुछ हो क्वेश्चन, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक। यही बेसिक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम कुछ शॉर्टकट के बारे में भी समझेंगे। बट अभी क्या है, फर्स्टली हमको सारा चीज़ समझना है, हर एक बेसिक उसका क्लियर करना है, ठीक है ना। चलो, तो मैंने बोला A और B। अब अगर मैं कल को B और A की बात करूँगा तो BA भी उसी तरह होगा। पहले तो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे क्या, 1 और 2 रो हुआ,
कॉलम कितने हुए, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। यहाँ क्या हुआ, रो कितना हुआ, 1 2 3, यहाँ 3 रो हो गए, और कॉलम कितना हुआ, 2 ही कॉलम हो गया। अब देखो ये और ये बराबर है, इट मीन्स इसका क्या है, पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 2 और क्रॉस 2 का हो जाएगा। मैंने फाइनल रिजल्ट भले यहाँ लिख दिया हो, बट तुम लोग अपने आप मल्टीप्लाई करके इसको लिखोगे, ठीक है। प्लस अभी शीट अपलोड दे दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें और क्वेश्चन मिलेंगे, इसको प्रैक्टिस करना है। मल्टीप्लिकेशन में बार बार बोल रहा हूँ कि इसके कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस में अपने करना ही करने हैं। ओके, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मतलब आती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्या कह रहा है, इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। इसको हम कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज़ डज नॉट होल्ड मान सकते हैं। यहाँ पे क्या, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज़ डज नॉट होल्ड। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होती थी। मैंने यहाँ जनरल लिखा हुआ, मतलब जनरली अगर मैं बात करूँ तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी। अभी जो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन था, जो हमने एग्जांपल लिखा था, उस एग्जांपल से क्लियरली देख सकते हो। ए बी मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो रिजल्ट आ रहा है और बी है दोनों लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ इन जनरल बात की है। बट क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, दे मे बी इक्वल फॉर स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। अब स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इसको हम जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक। इसलिए मैंने इन जनरल बात की है कि जनरली ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी कोई ऐसा केस मिल सकता है जहाँ पे पॉसिबल है कि ए बी इक्वल टू बी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे तो उसको हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक। सेकंड वन क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मीन्स देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या कह रहा है कि अगर बी प्लस सी को हमने ऐड करके बाद में मल्टीप्लाई करना चाहें इससे, अगर ए से, तो उसका रिजल्ट ए बी प्लस ए सी के बराबर ही आएगा, ठीक है। बट बेसिक अपने याद रखना है, क्या बेसिक, कल को अगर हमने बी प्लस सी ऐड किया और ए यहाँ पे था, मान लो बी प्लस सी ऐड करके कोई डी बन गया, मान लो कोई डी मैट्रिक्स बना लिया हमने, तो जो ए डी हुआ होगा, ए का और डी का मल्टीप्लाई करने से पहले वो सारी कंडीशन देखेंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी रखी है, कि उसका ऑर्डर में कैसे कैसे होना चाहिए, जो फाइनल बनेगा कैसे आएगा, वो सब चीज़ें तो हमको पता करनी है, ठीक। उसके बाद हमने ये सब चीज़ें करना है, वो बेसिक तो आपको ध्यान रखना है दिमाग में कि ऐसा सब कुछ होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इसको अगर ऐड करके इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के एडिशन के बराबर ही आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये जो अभी तो लग रहा होगा कि ये क्या है, फालतू चीज़ें हैं, ये नॉर्मल सबको पता है, लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में, मेंस में या फिर एडवांस क्वेश्चन में ये चीज़ें हमारे क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को बहुत गौर से समझनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कैसे, प्रॉपर्टीज़ खासतौर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज़ का ही पूरा बोलबाला है, प्रॉपर्टीज़ पे ही अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं बढ़िया से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन क्या कह रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इज कंफर्टेबिलिटी। देखो इतना बड़ा वर्ड पे मत जाओ, क्या लिखा हुआ है, सिंपल समझो। क्या कह रहा है कि ए लिखा हुआ और ब्रैकेट में बी सी लिखा हुआ है, बी इंटू सी, और यहाँ क्या लिखा है, ब्रैकेट में ए इंटू बी लिखा हुआ है और बाहर में सी लिखा हुआ है, ठीक है। मीन्स क्या कह रहा है कि एश्योर्ड और कंफर्टेबिलिटी इसलिए लिखा हुआ है कि ये कह रहा है कि बी इंटू सी अगर हो रहा है, ठीक है। एश्योर्ड मीन्स और कंफर्टेबिलिटी मीन्स कि अगर ये सारी पॉलिसीज़ जो भी हमने मल्टीप्लिकेशन की, जो भी रूल्स हैं, उससे अगर फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी इंटू सी करने के बाद हम ए से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ें इक्वल होंगी। बट क्या होना चाहिए, वो सारी पॉलिसीज़ अपने को फॉलो करनी चाहिए जो हमारे मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, वो चीज़ें फॉलो होना चाहिए, ठीक है। फॉलो मीन्स वही जो मैंने बताया कि उसका ऑर्डर, उसका रो उसके कॉलम के बराबर, उसका कॉलम उसके रो के बराबर, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। सब चीज़ें मैंने बता रखी, वही चीज़ें वहाँ पे फॉलो होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो पॉसिबल ये नहीं है, ठीक है। तो ये सब में क्या है, बेसिक तो वो जो हमने पढ़ा है वो तो आना ही आना है इसमें। ओके, नेक्स्ट समझते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर, इफ़ ए बी इक्वल टू जीरो नहीं, कैपिटल ओ है, ठीक है। जिसको नल मैट्रिक्स के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल ओ है, जो नल मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया था। ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन इट डजेंट मीन क्या, दैट ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो और बोथ आर जीरो। मतलब अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए इंटू बी अगर जीरो हो रहा है कहीं पे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ए ज़ीरो हुआ होगा
या बी ज़ीरो हुआ होगा या दोनों ज़ीरो हुआ होगा। हो सकता है किसी एक में कुछ ना कुछ हो या दोनों में कुछ ना कुछ हो। जैसे यहाँ पे मैंने छोटा एग्जांपल लिखा हुआ है क्या, 0 0 0 1 1 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बड़ी काम की चीज़ है कि अगर दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो हो रहा है, इट डजेंट मीन कि दोनों मैट्रिसेस ज़ीरो हुए होंगे या फिर कोई एक ज़ीरो हुआ होगा। हो सकता है दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू हो बट उसका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो ही आ रहा है, मतलब नल ही हो रहा है, मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब कि उसमें दोनों ही जीरो हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। चलो, एक 5 नंबर है लास्ट जो हमने बात किया, क्या ए आई एन इक्वल टू आई एन ए। तो आई एन क्या था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने जब मैट्रिक्स के टाइप पढ़ रहे थे वहाँ पे था ये आई एन, क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और क्या रहा कि आई एन ए, मतलब अगर ए को हमने आई एन से मल्टीप्लाई किया या फिर आई एन को ए से मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यू ए ही आएगी। बहुत छोटा एग्जांपल लेके मान लो हमने एक छोटा सा ले लिया 2 3 5 7 1 0 0 1, ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसका, I2, 2 क्रॉस 2 का है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखते हैं, I2 लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आई एन लिखा हुआ, एन मतलब एन टाइप, एन मैट्रिक्स ऑर्डर का हो गया, यहाँ 2 ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 का, इसलिए इसको हमने I2 लिख दिया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इससे अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना चाहे कल को, देखना मल्टीप्लाई 2 × 2 और 3 × 0, दोनों को सम किया, 2 + 0 तो 2 आ गया। तो ये जो हो रहा है ये करने पे वापस यही बना दे रहा है, ये ऊपर कह भी रहा है क्या, ए आई एन या फिर आई एन इंटू ए, कल को हमको ए ही दे देगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी है बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से हमको ध्यान में रखने का है। ठीक है, आज का लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई, इसके कुछ जो ऑपरेशन से ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आज का जो भी है इसका कुछ हमने भी जो इतना भी सीखा है, जो भी पढ़ा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस अभी मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद, तो उसको सब लोग क्वेश्चन कर लेंगे उसमें। ठीक है, उसका आंसर मुझे PDF में या जैसे भी पॉसिबल लगे कॉपी में सॉल्व करके, स्नैपशॉट फ़ोटो खींच कर जो भी करके उसको वापस व्हाट्सएप कर देने का है। और जो भी कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें कमेंट में डाल देने का, सर ये कन्फ्यूज़न लग रहा है, ऐसा कुछ है, इसको फिर से बताओ, तो मैं इसको बात कर लूँगा उसके बारे में। ओके, थोड़ा सा ब्रेक, कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ था 2 लेक्चर में 2 दिन का, बट अब नहीं होगा। अब मतलब 1 दिन का डिले, जैसे आज हुआ, अब कल नहीं परसों, फिर वीक में 3 दिन आपको इसका लेक्चर मिलेगा सबको। ठीक है, जैसे नियर अबाउट 25 मिनट्स का, उसका ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि किस दिन कितना फ्लो मेरे पास टॉपिक का उस दिन रहता है। ठीक है, तो डे बाय डे, जैसे आज वेडनेसडे हो गया तो थर्सडे को ब्रेक करके, फिर फ्राइडे को, सैटरडे ब्रेक करके, संडे मंडे दोनों दिन रेगुलर मिलेगा। ठीक है, संडे को भी मिलेगा, मंडे को मिलेगा, फिर वेडनेसडे छोड़ ट्यूसडे छोड़ वेडनेसडे, मतलब एक दिन अल्टरनेट पे लेक्चर सारे मिलेंगे। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय।